नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में वापस लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। मिर्जापुर से अहम खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अनियंत्रित बस पलटी है तो डग्गा मार बस की वजह से यह हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। मिर्जापुर से खबर, हालिया की तरफ ये जा रही थी बस और अचानक से अनियंत्रित हो गई और बस में सवार 5 यात्री इसका शिकार हुए। हादसे में 10 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 5 की मौत हुई है इस हादसे में। ग्रामीणों की मदद से घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। तो जिलाधिकारी और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे हैं मौका मुआयना करने के लिए। अनियंत्रित बस पलटी जिसके चलते ये हादसा हुआ। संतनगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हलिया दादरी की ये घटना, प्रशासन की लापरवाही से ये डग्गा मार बसें लगातार दौड़ रही हैं और अनियंत्रित डग्गा मार बस पलटने की वजह से ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में और करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज जारी है। तो फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुए जो यात्री इसमें सवार थे, ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंचा है। मिर्जापुर से अहम खबर सामने आ रही है। डग्गा मार वाहनों तो हादसे की दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें 31 लोग सवार थे। 16 लोगों को हल्की चोटें आई हैं जिनका प्राथमिक चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। 10 लोगों को जिला चिकित्सालय पर उपचार हेतु रेफर किया गया है। 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है जिसमें 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और एक ड्राइवर है। उनके संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई कराकर और उनको जो भी सहायता दी जानी है मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष या मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से उनको तत्काल दिलवाया जाएगा। और इसके साथ ही दुर्घटना के कारणों की जाँच करते हुए इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके संबंध में भी आवश्यक निषेधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आशुतोष त्रिपाठी इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, देखा जाए तो डग्गा मार ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसके चलते ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जी, हम आपको बता दें कि ग्राम ददरी बंधा के पास जो है बस जो है अचानक पलट जाती है और जो बस में कुल 31 व्यक्ति सवार थे और उसमें जो है 5 लोगों की तो मौके पे ही मौत हो जाती है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 16 जो व्यक्ति हैं उनका जो वो सामान्य उनको चोटें आई हैं, उनका जो है वहीं के लोकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो 10 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं उनको मंडलीय अस्पताल भेजा गया है। मौके सूचना मिलते ही जो है जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक जो है अपने सभी प्रशासनिक बल पुलिस बल के साथ वहां मौके पर पहुंचते हैं। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को वहां से अस्पताल पहुंचाया जाता है। और इस घटना पे जो है जिला प्रशासन की लापरवाही यह सामने आती है कि ये डगबार बसें जो जिले में चल रही हैं, न इनकी फिटनेस की जांच की जाती है, न इन बिल्कुल कई इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक तरफ जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ ये हादसे की तस्वीरें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। मिर्जापुर संतनगर थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 10 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सीधे रुख लखनऊ का कर लेते हैं, जहां पर पुस्तक का विमोचन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और क्या भी कुछ कह रहे हैं इस बीच सुनाते हैं। 1917-18 के दौरान काफी लंबा दौर चला था जब लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग स्पेनिश फ्लू से मरे थे। जितने लोग फ्लू से मरे थे उससे ज्यादा भूख से मरे थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी। उसके पीछे बंगाल की त्रासदी, अकाल भी था। वो अकाल की त्रासदी का चित्रण उन्होंने अपने उस उपन्यास के माध्यम से किया जिस उपन्यास ने हमें
अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया। आज भारत में मार्च 2020 से लगातार अब तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में आज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, और बिना भेदभाव के। ये नहीं देखा गया ये व्यक्ति की जाति क्या है, मत क्या है, मजहब क्या है, पार्टी की कौन सी है, कभी नहीं। अक्सर होता है, हम शासन के पार्ट हैं, अक्सर ये बात उठती है, लेकिन लीडरशिप के द्वारा तत्काल इसको बोला जाता है। भेदभाव, शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात को कहती है अपने कार्यकर्ताओं से कि कभी अगर देश और पार्टी के हित में से किसी एक को चुनना है तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश पहले है, पार्टी फिर है, और फिर परिवार है, और फिर स्वयं का हित अंतिम होना चाहिए। यह केवल भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है कि उस नई भाजपा और नए भारत के निर्माता के रूप में मोदी जी का जो ये स्वर्णिम काल चल रहा है, उनका ये यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को लगातार प्राप्त हो, या हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं न्यू बीजेपी के बारे में जो यहां पर मूल पुस्तक लिखी द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, इसके लिए अजय सिंह जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक लंबे प्रयास शोध के बाद इस पुस्तक को रचा है। बहुत सहज भाषा में, सरल भाषा में, पत्रकार हैं तो स्वाभाविक रूप से भाषा पे उनका अधिकार होगा, और एक पत्रकार के रूप में बिना किसी उसके उन्होंने इसमें शब्दों की का चयन और उसकी रचना की है, उसका उन्होंने समावेश किया, और अनुवादक के रूप में भी यहां पर त्रिवेदी जी ने उसको बखूबी बहुत सहज और सरलता के साथ, अक्सर होता है कि हम अनुवाद में बहुत क्लिष्ट शब्दों का समावेश कर देते हैं जो लोगों को कभी कभी समझने में दिक्कत होती है, एक सामान्य नागरिक के लिए सहज और सुग्राह्य नहीं हो पाता, लेकिन बहुत ही सहज और सरल भाषा में त्रिवेदी जी ने उसको भी अनुवादक के एक अच्छे अनुवाद करते हुए इस पुस्तक को कि नई भाजपा के शिल्पकार इस पुस्तक को यह स्वरूप दिया है, और प्रभात प्रकाशन से तो कहना ही क्या है, मुझे लगता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक का विमोचन करने के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जनहित में वापस लौटते हैं। दिल्ली से सटे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जिलों में हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली हवा से सांस लेना दूभर हो रहा है। लोगों को गले में इन्फेक्शन के साथ आंखों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और दिल्ली में खराब हवा के लिए पराली जलाने और वाहनों के प्रदूषण को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन अब यूपी में भी हवा में घुले जहर का असर साफ नजर आने लगा है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। सर्दी की शुरुआत में दिवाली से पहले ही हालात बिगड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार हवा में घुले जहर से लोगों को बचाने के लिए कब जागेंगे? देश के दूसरे राज्यों की तरह यूपी के शहरों की हवा को शुद्ध करने के इंतजाम कब शुरू होंगे? आखिर यूपी की हवा में घुले जहर का जिम्मेदार कौन है? पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद दर्शकों की राय साझा करेंगे और इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में खराब हवा पर हो रहा हल्ला और सियासत दोनों जारी है, लेकिन दिल्ली से सटे देश के सबसे बड़े सूबे में हवा में घुले जहर से सांस लेना दूभर होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे जनपदों की हवा खराब होने लगी है। सर्द मौसम की शुरुआत से ही हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कुछ जगहों पर तो ये रेड जोन तक पहुंच गया, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली के आसपास इन इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आखिर बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा के लिए जिम्मेदार कौन है?
दिल्ली एनसीआर की हवा में धूल और धुएं के कारणों की वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है कि हमारी सेहत के लिए ये खतरनाक होता जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा है, जो गुणवत्ता के लिहाज से रेड जोन यानी बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 62 में हवा का AQI लेवल 253 पर रहा और हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 पर रहा और हवा की गुणवत्ता खराब कैटेगरी में है। गाजियाबाद के लोनी में AQI लेवल लगातार रेड जोन में है। लोनी में AQI 357 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब है। दिल्ली से सटे इलाकों के अलावा यूपी के शहरों में भी हवा की सेहत इतनी ज्यादा खराब है कि अब हवा आम आदमियों की सांसों में जहर हो रही है। लखनऊ के गोमती नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 रहा, जो मॉडरेट श्रेणी में आता है। इसके अलावा आगरा में 101, बरेली सिविल लाइंस में 120, कानपुर में 116, प्रयागराज में 186 AQI रहा है। वाराणसी में AQI 60 रहा, जो संतोषजनक कैटेगरी में है। आने वाले दिनों में हवा और खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में सवाल सांसों और सेहत का है कि आखिर सांस लेने लायक शुद्ध हवा कब मिलेगी। बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? यूपी में दिल्ली की तर्ज पर हवा में घुले प्रदूषण को घटाने के लिए इंतजाम कब होंगे? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो सवाल जायज़ है कि आखिर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि इसको लेकर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आबो हवा दूषित होती जा रही है और इसका सीधा असर आम जनमानस की सेहत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो डग्गा मार वाहन है, जो देखा जाए तो ये इस तरीके से इनको परमिट मिला हुआ है और नीचे से ऊपर तक जितने भी जिम्मेदार हैं इसके लिए दोषी हैं। और दीपावली से ठीक पहले इस तरीके का प्रदूषण जो आबो हवा है वो दूषित होती नजर आ रही है, पॉल्यूटेड नजर आ रही है। इसको लेकर अभी भी कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही है। जो जिम्मेदार हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, यानी कि उनके कानों में जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। आखिर कब शुरुआत की जाएगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आम जनमानस की सेहत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कह रहे हैं स्वस्थ जीवन की परिकल्पना ही आप तभी कर सकते हैं जब आपको शुद्ध वातावरण मिलेगा, और शुद्ध वातावरण तभी आपको मिलेगा जब जिस माहौल में आप रहते हैं वहाँ की आबो हवा अगर शुद्ध होगी तो आप स्वस्थ रहने की कामना कर सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि किसे जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि आम जनता को भी ऐसे मामले को लेकर अवेयर होने की ज़रूरत है। और इसी लिहाज से इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल जी हैं, पर्यावरणविद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अतुल सिंह हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रोहन सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शशांक शेखर, क्षेत्रीय नेता हैं, बीजेपी से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुनिंद्र शर्मा, संवाददाता, नोएडा से जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी, गाजियाबाद से। क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं, इसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। जयवीर मावी, आपका रुख करेंगे। गाजियाबाद की भी स्थिति देखा जाए तो ऑरेंज जोन में है। यहाँ पर प्रदूषण की जो स्थिति है क्या कुछ कह रही है, और जिम्मेदारों का रवैया क्या कुछ नजर आ रहा है? आपको बता दें कि इस समय मैं लोनी के नगर पालिका कार्यालय पर हूं, जहां पर लोनी के उपजिलाधिकारी का भी कार्यालय है और तहसीलदार भी यहां पर बैठते हैं। यानी कि कहा जा सकता है नगर पालिका और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहीं पर इसी कार्यालय में बैठते हैं, जिसके ऊपर एक मशीन लगी हुई है, डिस्प्ले बोर्ड है, जो यहाँ के प्रदूषण को दिखाता है। प्रदूषण के स्तर की बात करें तो इस समय जो यहाँ का जो प्रदूषण का स्तर है वो 340 AQI पहुंच चुका है, जो काफी गंभीरता को दर्शाता है कि 340 का जो AQI लेवल होता है काफी गंभीर माना जाता है। और आने वाला समय, क्योंकि अभी दीपावली का भी त्योहार आने वाला है, उसके अलावा जो दिल्ली एनसीआर के आसपास जो पराली का भी जो प्रकोप कहा जा सकता है, जो पराली जलाई जाती है, वो भी चलने वाला। तो कहीं ना कहीं अभी तक क्योंकि शुरुआत है और प्रदूषण का जो हालात है 340 AQI पहुंच चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और लोनी तहसील प्रशासन को चिंता करनी चाहिए। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो लगातार डिस्प्ले बोर्ड देखते हैं, उसके बावजूद भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। कोई भी ऐसे कारगर कार्य यहाँ पर नहीं हो रहे हैं जो
इस प्रदूषण के जो बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है इसको रोक सके। यहाँ पर आपको बता दें कि लौनी में हजारों की संख्या में तमाम अवैध फैक्ट्रियां हैं जो प्लास्टिक को जलाने का कार्य करती हैं, जो ऐसे काम करती है जिनसे प्रदूषण फैलता है, जहां पर पिन्नी जलाई जाती है, तार जलाए जाते हैं। आपको बता दें कि लौनी में तार जलाने वाला एक माफिया संगठित है जो बड़े स्तर पर रात के समय पर तार जलाता है, जंगलों में तार जलाता है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारियों को उन माफियाओं की या उन तार जलाने वाली जगहों की जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन जो माफिया हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़े स्तर पर कुछ जो लोग हैं उन माफियाओं से मिले हुए हैं जो तो काफी दबंग है, और ऐसे में रात के समय जाना बिल्कुल। जयवीर, देखा जाए तो पीएमओ के प्रधान सचिव ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं प्रदूषण को लेकर और इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग का करना, तो क्या लगता है, उम्मीद की जा सकती है कि कुछ निकलकर सामने आ सकता है, इसको लेकर गंभीरता बढ़ती जा सकती है शासन स्तर पर? देखिए सोनी, अगर गंभीरता की हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में प्रदूषण विभाग का कार्यालय है जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन अगर हम सूत्रों की बात करें तो जो तमाम यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं जो ऐसी अवैध इकाइयां हैं उससे अवैध उगाही करते हैं, जिसके बावजूद खुले में आराम से वो फैक्ट्रियां संचालित होती है। यदि कोई शिकायत करता भी है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और तमाम तरह के कानून उस शिकायतकर्ता को बता दिए जाते हैं। यहाँ तक कि उस शिकायतकर्ता की पहचान उन फैक्ट्री संचालकों तक या जो ऐसे माफिया हैं जो तार जलाने का कार्य करते हैं उन तक पहुंचा दी जाती है, जिसके बाद उस शिकायतकर्ता पर तमाम तरह के दबाव बनाए जाते हैं, उनके खिलाफ फर्जी शिकायतें भी दी जाती हैं। लौनी में एक सबसे बड़ा जो समस्या की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो व्यक्ति सच्चाई की बात करता है, जो सच्चे दिखाने की बात करता है, उसके खिलाफ तमाम फर्जी शिकायतें यहाँ पर दी जाती हैं। और पुलिस अधिकारियों की भी बात करें तो पुलिस अधिकारी उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। जब शिकायतकर्ता उन शिकायतों की जवाबदेही मांगता है तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस अधिकारी उसमें खेल खेलते हैं कि जो शिकायत करता है उसने इनकार कर दिया है कि उसने शिकायत नहीं दी है, किसी फर्जी व्यक्ति ने आपके नाम से शिकायत दी है। तो सबसे बड़ा खेल लौनी में फर्जी शिकायतों का चल रहा है, लगातार फर्जी शिकायतें दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि अगर हम नियम कानूनों की बात करें तो नियम है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत दी है यदि वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो कानूनन उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 182 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस की हम बात करें तो गाजियाबाद पुलिस ऐसे लोगों पर, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है जो फर्जी शिकायतें देकर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। लापरवाही भरा नजरिया यहाँ पर नजर आ रहा है प्रशासनिक अमले का। मुनेंद्र, आपका रुख करेंगे। अगर नोएडा की स्थिति का जिक्र करें तो नोएडा की स्थिति क्या कुछ बयां कर रही है प्रदूषण को लेकर, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अगर जिक्र करें तो क्या वो जानबूझकर अनजान बैठा हुआ है, उसको ये प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा, पॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल धोनी, अगर नोएडा की बात करूं तो नोएडा जैसे शहर में जहां मौसम विभाग अपना एक कार्यालय खोल के बैठा हुआ है, सेक्टर 62 में एक आलीशान कार्यालय मौसम विभाग का नोएडा में है, उसके बावजूद भी पोल्यूशन की जो स्थिति है अगर बात की जाए तो 262, 268, 300 तक आज AQI बार बार ऊपर नीचे हो रही है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये एक स्मोक टावर है जिसको 2021 में शुरू किया गया था AQI लेवल को ठीक करने के लिए। अगर आप इस टावर को देख पा रहे हो तो ये आज सफेद हाथी बन के खड़ा हुआ है। सिर्फ दिखावे के लिए इस टावर को चालू किया जाता है, कुछ टाइम के लिए चालू किया जाता है और उसके बाद ये टावर बंद कर दिया जाता है। अभी भी अगर मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो ये टावर बंद की स्थिति में है, मैन स्लाइड जली हुई है लेकिन टोटल मशीनरी इसकी बंद है फिलहाल। तो ये सिर्फ सफेद हाथी है। इसी तरीके से नोएडा का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी इसी तरीके से काम करता है, सफेद हाथी की तरह यहाँ पे काम करता है। कोई इंडस्ट्री के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, NOC सबके पास एक नंबर की है, लेकिन टोटल 80% इंडस्ट्रीज के अगर जो इक्विपमेंट्स उनको चेक किया जाए या उनके पॉल्यूशन को चेक किया जाए, पॉल्यूशन पैरामीटर्स को चेक किया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आएगा। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल की अगर बात की जाए तो जो जुगाड़ वाहन इन पुलिस कर्मियों के सामने से निकलते हैं रोज, ऐसे वाहन जिनकी की एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है, वो पेट्रोल के वाहन जिनकी 15 साल निकल चुके हैं, स्कूटर्स के इंजन, मोटरसाइकिल के इंजन, उनको जुगाड़ वाहनों में लगा के सरेआम सरिये, रोड, बड़े लंबे लंबे पाइप
सड़कों पे लेके जाए जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट भी होते हैं। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल की बिल्कुल छोटी सी traffic मुनेंद्र, इस पुलिस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि अभी जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट किया एक घटना मिर्जापुर से सामने आई। डग्गामार बस अनियंत्रित होकर पलट गई और 5 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं, जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और कैसे इनको परमिट दे दिया जाता है जो ये सड़कों पर रफ्तार भरते हुए नजर आते हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिम्मेदार जागने को तैयार नहीं है। इनको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नोएडा की सड़कों की बात करें, ग्रेटर नोएडा की सड़कों की बात करें, तो खुलेआम मौत दौड़ रही है। जो ये वाहन है जिनका कोई परमिट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, जो इसको लेके चलता है उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई हेलमेट नहीं है, लेकिन अगर इससे कोई वाहन जाके टकरा जाए तो 100% किसी 2 व्हीलर वाले की मौत हो सकती है। और काफी घटनाएं यहाँ पे होती चलती रहती हैं। लेकिन ना तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसकी परवाह है और ना ही यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको इसकी टेंशन है। बेशक लोग मरते रहे, सड़कों पे गिरते रहे, चोटिल होते रहे, सड़कों पे खून बहता रहे, लेकिन नोएडा की मशीनरी फिलहाल इस सिचुएशन में है कि सफेद हाथी, जैसे वो टावर मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये सफेद हाथी आप देख रहे हो, ऐसे ही सफेद हाथी यहाँ का ट्रांसपोर्ट बोर्ड हो गया है, यहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल हो गया है। इनको कुछ नहीं दिखता, यहाँ की किसी समस्याओं से इन्हें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल दिखावा नजर आ रहा है, फोटो सेशन भी कराया जाता है इसी बात को लेकर। स्वच्छता भारत अगर मिशन का जिक्र करें तो स्वच्छता के नाम पर बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है और योजनाओं के नाम पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं। जिम्मेदार विभाग हैं, उनको एक मेंटेनेंस की एक जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है उसकी भी वानगी सामने आ जाती है। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका भी जयवीर, और मुनेंद्र शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दिखावा आखिर कब तक चलता रहेगा? या तो फिर जिम्मेदारों को ये बड़ी बड़ी बातें कहना छोड़ देना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, या पोल्यूशन का अगर जिक्र करें तो हम प्रदूषण का जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। इसको स्वच्छता भारत मिशन का भी जिक्र यहाँ पर इसलिए क्योंकि स्वच्छता को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई जो धराशायी होती नजर आ रही हैं। आखिर कब जागेंगे ये जिम्मेदार, और कब ऐसे ही कब आम जनता इसका खामियाजा भुगतती रहेगी, और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, इसको लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं जितेंद्र शुक्ल जी का, जो पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी भी रखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए ये जो प्रदूषण की तस्वीर सामने आ रही है और दिवाली से ठीक पहले इतना देखा जाए पॉल्यूटेड माहौल नजर आ रहा है, लोग जिसका सीधा सीधा असर आम जनमानस के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस सिचुएशन के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जब तक हम अपनी भोगवादी मानसिकता से विरक्त नहीं होंगे। दूसरा, हम दावा तो बहुत करते हैं कि हम वेल एजुकेटेड हैं, हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, लेकिन मूलभूत हम सब आज की वर्तमान ये जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हमें रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। आप देखिए, जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं सबसे ज्यादा अनमोल वही चीजें हैं हमारे लिए, और ये हम आम जनमानस को समझना पड़ेगा कि इसमें किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस हमारे जीवन के साथ डिस्टरबेंस है। तो जब तक हम इस मूलभूत अवधारणा में नहीं जाएंगे कि भाई जो प्रकृति प्रदत्त एयर है, प्रकृति प्रदत्त पानी है, या जो भी व्हाटएवर, वो किसी भी तरीके का उसमें हमें नहीं क्रिएट करना है। जैसा अभी मैं आपके रिपोर्टर्स के माध्यम से ये सुन रहा था कि पॉलीथीन जलाई जाती है। आप देखिए, पॉलीथीन बैन है पूरी तरीके से। कौन जिम्मेदार है इसके लिए कि पॉलीथीन अभी भी हमको बहुत ही सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाती है। और सबसे ज्यादा तो दुर्भाग्य इस चीज का है कि हम आम जनमानस उस पॉलीथीन रूपी कचरे को हम जलाते हैं। हमको ये चीज नहीं मालूम है कि अगर वो सस्टेन करती है उससे भी 1000 गुना ज्यादा तेजी से जब ये बर्न करती है तो उसके केमिकल हमारी बॉडी के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जी बिल्कुल।
आपके बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि देखा जाए पॉलीथीन बैन है और वायर और पॉलीथीन का जो धुआं होता है वो वाकई जहरीला होता है और इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं और इसका खामियाजा भी आम जनता ही भुगत रही है। आम जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदार विभाग भी इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई बावजूद इसके वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रदूषण, पटाखों से प्रदूषण फैल रहा है, इसके साथ साथ जो टायरों की दुकान है उसमें टायर जलाए जा रहे हैं, सफाई कर्मचारी नगर निगम के कूड़े में आग लगा देते हैं, इससे भी तो प्रदूषण फैल रहा है। इसमें तो प्रशासन को चाहिए, शासन को चाहिए, सख्ती बरतना चाहिए और पटाखों पर जनता को भी सोचना चाहिए कि नहीं ऐसा कोई काम न करें, अपने जान को बचाने और उसमें भी पटाखे कम छोड़ाने। बिल्कुल, व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। शुक्रिया हैं, मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अतुल जी का रुख कर लेते हैं। अतुल जी, ये जो प्रदूषण की तस्वीर सामने आ रही है, कई जिले जो हैं वो रेड जोन में हैं, कई ऑरेंज जोन में हैं, तो इसके काफ़ी साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से लोगों के आम जनमानस के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है, क्या कहेंगे? डॉक्टर अतुल जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। जी, हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है अतुल जी? हेलो जी, सुन पा रहे हैं? प्रदूषण को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। एक तरफ मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हवा जहरीली हो चुकी है। जी, अतुल जी अनम्यूट कर लीजिए, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अतुल जी से लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रोहन सिंह जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन सिंह जी, देखा जाए तो ये प्रदूषण का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, क्या वजह है? प्रदूषण का जिम्मेदार मानव मानसिकता है जो भौतिकतावादी है। लगातार उसे आवश्यकता नहीं है तभी सामान खरीदा जाता है, आवश्यकता नहीं है उसके बाद भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। ये भौतिकतावादी जो मानसिकता है उसके कारण ये सारा परेशानी है। जो हमारे आप समझिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद जैसे जैसे ये सारे देशों में फैलती गई, प्रदूषण का लेवल बढ़ता चला गया। आज के वक्त में यूरोपियन कंट्रीज में लोहे का कोई काम नहीं होता, आयरन स्मेल्टिंग का काम उनके यहाँ बंद कर दिया गया। पीवीसी, ये सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो तीसरे दुनिया के देश कहे जाते हैं, हम हिंदुस्तान हो चाहे चाइना हो, वहाँ वियतनाम, वहाँ भेज दिया गया है। उसमें भी कुछ लोगों को गर्व महसूस होता है, मेक इन इंडिया करते हैं कि पूरी दुनिया का कूड़ा इकट्ठा हो। और रही बात गाजियाबाद की, तो अभी जब हमारे साथी मानवेंद्र जी बता रहे थे और आपके रिपोर्टर उनका नाम भूल गया, वो बोल रहे थे, तो आप समझिए कि किस तरह से ये बड़े लोग हैं, माफिया लोग हैं और एक पूरी व्यवस्था के साथ साठगांठ करके पूरा पर्यावरण से लेके हर सारे नियमों के धज्जियां उड़ाते हैं और वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इससे वो प्रभावित होंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। वो अपना तत्कालिक फायदा देखकर ये काम कर रहे होते हैं। अब पीवीसी जो वायर चलाने की बात है, होता ये है कि ये वायर कबाड़ में खरीद लेते हैं के लिए उसको जला देते हैं और ये पूरा गाजियाबाद में, पूरे गाजियाबाद में काम होता है। ये दिल्ली गाजियाबाद में पूरी बेल्ट है जहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां बना दी गई हैं तार बनाने की, वायर बनाने की, और वो कर रही हैं और उसी के साथ का ये एसोसिएटेड बिजनेस है। और बिल्कुल आप साथी थे, वो उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। उनको इस सब्जेक्ट पर, इस मुद्दे की अच्छी जानकारी है, उनको अच्छे से पता है कि ये क्यों हो रहा है और इसमें सबकी साठगांठ है, कोई बोलता नहीं है।
क्योंकि किसी को परवाह नहीं है, लोग समझते नहीं है। और लेकिन हकीकत ये है कि पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज ये कितनी बड़ी रियलिटी है कि पूरी दुनिया में सालाना मतलब हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। बिल्कुल, पूरी धरती की क्लॉक जो रीसेट हो गई है। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज होता है और दूसरी तरफ ये जो जहरीली हवाएं हैं इनका जब मिश्रण होता है तो जाहिर सी बात है कि सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। हमारे साथ शशांक शेखर जी भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से पवन तिवारी भी जुड़ चुके हैं संवाददाता हमारे, और सोमवंशी जी भी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सोमवंशी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुख शशांक शेखर जी आपका करेंगे। देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत और उसको लेकर बड़े बड़े फोटो सेशन होते हैं, आपने भी देखा होगा तस्वीरों में, और स्वच्छता के नाम पर क्या है ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ स्वच्छ, इसीलिए ये सवाल है मेरा आपसे कि स्वच्छ भारत को आखिर कब शुद्ध हवा मिल पाएगी? जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो बात आती है स्वच्छ भारत की, तो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना था कि स्वच्छ भारत बने, और इस स्वच्छ भारत को बनाने के लिए स्वयं उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लेकर इस समाज को, ये भारतवर्ष को संदेश दिया कि हम सबको इस भारतवर्ष को स्वच्छ बनाने के लिए अपने अपने हाथों से, अपने अपने स्तर से हम सबको स्वच्छता में प्रतिभाग करना पड़ेगा, और हम सब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम जहाँ पर रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहां पर स्वच्छता रहे। इसके साथ साथ समाज को संदेश देने के साथ साथ मोदी जी ने कई ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, पंचवर्षीय नीति तैयार की है जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए। और अगर आप देखें पिछली सरकारों के बजट देखें तो इस मोदी की सरकार में बजट को भी बढ़ाया गया है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। यदि हम लोग बजट का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? किस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी ने उस बजट का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा। मोदी जी की जब से सरकार बनी, मोदी जी ने भी विशेष रूप से 5 वर्ष का अभियान लिया कि मैं 5 वर्ष में देश को स्वच्छ हवा में सांस लें ऐसी व्यवस्था की जाएगी, और उनका ये संकल्प है कि 2024 तक भारतवर्ष के जनता स्वच्छ वातावरण में सांस लेगी। और इसके लिए अगर आप देखें तो एक कार्य योजना तैयार की गई, बड़ा बजट तैयार किया गया है, 779 मानव संचालित व 170 रियल टाइम वायु गुणवत्ता 2023 चल रहा है शशांक जी, और प्रदूषण का स्तर आपको भी पता है कि कहीं कानपुर और मेरठ ये ऐसे स्थान हैं जो रेड जोन में आ रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली की स्थिति और भी खराब है। तो 2023 से लेकर 24 तक में ऐसी क्या तेजी के साथ इतनी तत्परता दिखाई जाएगी जो अभी नहीं दिखाई जा रही है, और अचानक से ये प्रदूषण कंट्रोल में हो जाएगा? देखिए सोनी जी, दोनों हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पहला पहलू जो सरकार है, सरकार के माध्यम से एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है, ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है, शुद्धिकरण संयंत्र लगाने का कार्य किया जा रहा है, एक बड़ा बजट पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए दिया जा रहा है। तो एक तरफ सरकार अपना कार्य अपनी ईमानदारी से सरकार के द्वारा कार्य हो, और उतनी जितना ईमानदारी से सरकार के द्वारा जन सामान्य का भी एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब भारतवर्ष में स्वच्छ हवा होगी तो सब लोग उसमें सांस लेंगे, और यदि कहीं वायु प्रदूषण रहता है तो उसमें ये नहीं होगा कि इस जाति के व्यक्ति को अच्छी सांस मिलेगी, इसको बुरी मिलेगी, इस धर्म के व्यक्ति को अच्छी मिलेगी, इसको बुरी मिलेगी, अमीर को अच्छी मिलेगी। हवा में ऐसा डिवाइडेशन हो भी नहीं सकता है ना। अगर हो सकता तो मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां ये भी करती। ये जन सामान्य का, समाज के प्रबुद्ध वर्गों का और सभी पार्टियों का, सभी लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है। हमारे साथ डॉक्टर अतुल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, वापस से रुख करेंगे आपका। अतुल जी का रुख कर लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक है। डॉक्टर अतुल जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए मौसम में थोड़ा सा तब्दीली देखने को मिल रही है, अब ठंडक भी बढ़ चुकी है, फॉग की भी स्थिति देखने को मिलती है सुबह और शाम के वक्त, और ऐसे में जो प्रदूषण की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, ये और हवा जब इसमें आपस में मिलते हैं तो इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? अतुल जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
जो वर्तमान स्थिति है इस समय कोई भी उत्तर पश्चिमी भारत में कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। हवा की रफ्तार भी जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत धीमी गति से या स्टिल विंड है। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह होता है जिसको हम क्षोभमंडल बोलते हैं। क्षोभमंडल की जो निचली परत है जी मौसम में, तो जब तक कोई अतुल जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है अतुल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी, नरेंद्र सोमवंशी जी किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो प्रदूषण चरम पर है और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, और इसके लिए देखा जाए तो आम जनता भी जिम्मेदार है और जिम्मेदार विभाग भी जिम्मेदार यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ये जो है प्रदूषण एक बड़ा कारण है और ये जो है देश और दुनिया के लिए हानिकारक है। और सबसे बड़ी बात इसमें है तो बड़ी एसी और बड़ी गाड़ी और बड़े लोग, इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और क्योंकि इन लोगों द्वारा प्रदूषण, एक किसान को एक बना दिया गया कि पताली जलाने से, तो पताली कब नहीं जलाएगी? पताली तो शुरुआत में हमारे गांव में दूध भी आग से जो है गर्म किया जाता था, रोटियां भी बनती थी, तब गैस नहीं थी, तब कहाँ आंखें खराब हुई, कहाँ ज्यादा प्रदूषण फैला। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदूषण की बात करो तो बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े लोग, बड़ी एसी, बड़ी गाड़ी, इनके द्वारा जो है प्रदूषण, ज्यादातर प्रदूषण बढ़ रहा है और जिससे हानिकारक है और लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही है, बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, लेकिन पराली देखा जाए, पराली को लेकर प्रदूषण फैलाए जाने का बहुत जोर शोर से जिक्र होता नजर आया, लेकिन पराली तो सीजनल होता है कि सीजनल अगर कोई फसल आई तो उसके बाद पराली जलाई गई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो वाहन है, डग्गा मार वाहन है, इनको परमिट मिला हुआ है, फिटनेस के नाम पर 0 सन्नाटा और ये रफ्तार भरते हुए नजर आते हैं। हादसे तो होते ही होते हैं और पोल्यूशन भी बढ़ता है। तो इसके लिए अवैध उगाही भी एक रीजन निकलकर सामने आया। हमारे संवाददाता ने बताया, इस बात का जिक्र किया। एक दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं, चर्चा का रुख करेंगे। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में नेता ऑफिसर एक ही काबिलियत के हो गए हैं। पहले काबिल ऑफिसर थे तो नेता ये पहुंचे पंचायती जातियों वाले, वो बेचारे ऑफिसर चलाते रहे। अब एक ही पंचायती जाति के जो है वो नेता ऑफिसर तक पहुंच गए हैं, तो अब इनसे कुछ होना नहीं है। आपको मैं बताऊं, मेरे घर में 20-25 मोमियां रोज आती है। आलू में अलग, धनिया में अलग, मिर्चा में अलग, टमाटर में अलग, हर बात में एक मोमिया आती है। मैं उस मोमिया को क्या करूं सिवाय पूरे में फेंकने के अलावा? और ये कतई नहीं कर पाएंगे। चैलेंज करता हूं मैं मोदी को, अगर मोदी हमारे दरवाजे अब चल के हमें तब आगे उनको बताऊंगा कि कैसे ये होगा। ये कर नहीं पाएंगे सारी जिंदगी। गिरीश जी, इस बात को समझना होगा कि लोग खरीदना बंद कर देंगे तो बिकना, मार्केट में आना बंद हो जाएंगी चीजें। इस चीज को भी समझने की जरूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। शशांक जी, पॉलीथीन बैन होने के बावजूद भी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही है और चैलेंज है मोदी जी को। ये दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे कि ये बंद नहीं की जा सकती है। शशांक जी, जी शशांक जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शशांक जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे संवाददाता भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, पवन तिवारी का रुख कर लेते हैं। पवन, अगर लखनऊ का जिक्र करें तो यहाँ पर प्रदूषण की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है और प्रदूषण को लेकर लोग कितना सजग और अवेयर हैं? जी, आपको बता दें कि जो लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है अभी वो मध्यम बना हुआ, लगभग 160 के करीब है। अभी जो है ये खतरे के निशान को इसने पार नहीं किया, लेकिन जिस तरह अब ये ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है, इसके बाद जब फॉग गिरेगी, फॉग के बाद जो ये धुआं धूल और दिवाली के बाद जो है थोड़ा सा प्रदूषण बढ़ेगा, उससे जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को इसमें समझदारी दिखानी होगी। जो ग्रीन दिवाली का जो एक आया था चैप्टर, उसको पालन करना पड़ेगा। ग्रीन दिवाली मनाई जाए, थोड़ा प्रदूषण को लेकर पटाखे कम छुड़ाया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर ट्रैफिक की बात है, जो डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, सबसे ज्यादा डग्गा मार वाहन लखनऊ में चल रहे हैं, जिसको लेकर
समय समय पर आदेश तो जारी किए जाते हैं, लेकिन हमको लगता है इसका पालन नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर जो यहाँ पर डग्गा मार वाहन है वो धुआं उगल रहा है, जिससे शहरवासी की सांसों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए सरकारी गाड़ियों की, तो सबसे ज्यादा जो सरकारी गाड़ियां, जो रोडवेज की गाड़ियां, इनकी फिटनेस भी नहीं होती है, तो इनकी गाड़ियों में ज्यादा ही प्रदूषण निकलता है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। लखनऊ को कभी पहले बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब अगर बागों का शहर का नाम लिया जाए तो अब यहाँ बाग तो बचे नहीं, केवल शहरी शहर हो गया है। पूरी तरफ कंक्रीट के जाल बिछे जा रहे हैं, जहां पर भी बागें थी वहां पर कट के वहां पर मकान बना दिया जा रहे हैं। तो सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। हर साल वृक्षारोपण तो करा रही है, लेकिन वृक्ष को जो कटान हो रही है उसको रोकने का काम सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा, लीपापोती की जाती है। इसके लिए जो विभाग बना है, वन विभाग है, तो वो लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पहले से पेड़ लगे उनको बचाने की हमारी जिम्मेदारी, साथ ही साथ जो यहाँ पर डग्गा मार वाहन चल रहा है, जिससे ज्यादा प्रदूषण निकलता है, उनको उनके लिए व्यवस्था करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो सरकारी वाहन है जो बेधड़क चलते हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जरूरत तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जरूरत की भरपाई होगी कैसे, क्योंकि जिम्मेदार तो अपनी जिम्मेदारी को समझने को तैयार नहीं है। हमारे साथ शशांक जी भी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, ये अवैध उगाही का जो एक तरीका है ये कब बंद होगा? क्योंकि यहाँ पर अवैध उगाही की वजह से भी ये डग्गा मार वाहनों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है और परिवहन विभाग भी पूरी तरीके से संलिप्त नजर आता है, प्रशासनिक अमले की भी संलिप्तता नजर आती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई मतलब नहीं है कि प्रदूषण किस लेवल पर पहुंच रहा है। मैडम देखिए, अगर उगाही की बात करते हैं तो उगाही पर रोक लगाने का पूरा कार्य सरकार के द्वारा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार है। इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो नंबर, टोल फ्री नंबर भी अलॉट किए गए हैं। यदि कहीं पर किसी से गलत उगाही हो तो उसकी सूचना सरकार को की जाए, प्रशासन को की जाए। टोल फ्री नंबरों की व्यवस्था है, पुलिस का प्रशासन है, लेकिन मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम स्वयं भी किसी गलत कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं या उस गलत कार्य में हमारी सहभागिता होती है, तब हम ऐसी उगाही को बढ़ावा देते हैं। तो बात रही उगाही की, तो इस पर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ऐसी कोई भी गलत कार्य ना हो और उस गलत कार्य के लिए जो उगाही की जाए उस पर रोक लगानी चाहिए। और अब पर्यावरण विभाग अब अनिवार्य रूप से एक हो गया है, यदि आप उद्योग लगाया जा रहा है तो उसको अनिवार्य रूप से एनओसी पर्यावरण विभाग से लेनी ही पड़ेगी। अस्पताल खोल रहा है तो उसको पर्यावरण विभाग से, वन विभाग से एनओसी लेनी ही पड़ेगी। सरकार की मंशा है कि यदि कोई भी हरा वृक्ष कहीं भी कटता है तो उस वृक्ष को काटने से पूर्व आपको वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य किया जाए। ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई हैं जो ऐसी गलत उगाही हो उसको रोकने। और आप देखते हैं, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो नियमित रूप से शाम को तिराहों पर, चौराहों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा वाहन चेकिंग भी की जाती है। और वो लोग जिनके वाहनों में गलती निकलती है, कमी निकलती है, पर्यावरण पर एनओसी नहीं होती है, पर्यावरण प्रदूषण में अगर धुआं छोड़ती है उनके वाहन, तो ऐसे लोगों के चालान भी होते हैं। अगर हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं तो पिछली सरकारों के पीछे कई गुना चालान बढ़े हैं और ये प्रतिबद्धता दिखाती है कि ठीक है, आपकी सरकार बेहतर कार्य कर रही है और उसी का नतीजा है कि हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद। जितेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए कैसे अंकुश लग सकता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, आम जनमानस की सहभागिता भी जरूरी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये पर्यावरण, एक स्वच्छ पर्यावरण हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये हमारा मूलभूत एक अधिकार भी है। हमको इस सार्थक चर्चा को लेके जाना चाहिए और इसमें मेरा निवेदन है कि आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष ये सब ना दे, ये सब हम सब की नैतिक लापरवाही का तो जिक्र होगा ही ना। जितेंद्र जी, आप यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अगर जिक्र करें तो क्या वो जिम्मेदार नजर आ रहा है आपको? पूरा करूंगा जी। अगर आज हम इस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन या किसी भी तरीके का हो, तो निश्चित रूप से प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही, इसको बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे मैंने शुरुआती ही अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली आपको कि पॉलीथीन बैन होने के बावजूद पॉलीथीन कैसे बिक रही है, ये तो प्रशासन का नैतिक जिम्मेदारी। ठीक है, हम मानते हैं, हम कह रहे हैं कि हम थैला लेके जाते हैं, लेकिन
आम जनमानस तो नहीं उस चीज को समझ पा रहा है। तो ये तो तरफ से एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जब सरकार ने उसको बैन कर दिया तो वो बिक कैसे रही है। बिल्कुल। तो ये कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल। अभी एक दर्शक की बात आपने सुनी होगी जितेंद्र जी, उस दर्शक का यही कहना था कि पॉलीथीन मुझे मिलती है, हम सब्जी खरीद कर लाते हैं, पॉलीथीन में दी जाती है, 10 पॉलीथीन में 10 तरीके की सब्जियां पैक की जाती हैं और उसे हम खाली करके डस्टबिन में डाल देते हैं। अब उसकी जिम्मेदारी वहां से खत्म हो जाती है, फिर कचरा वाला कचरा ले गया, उसने जलाया तो इसका जिम्मेदार वो हुआ। कहने का मतलब यही था दर्शक का। जितेंद्र जी, कैसे हम पर्यावरण को शुद्ध कर पाएंगे? जितेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे लग रहा है जितेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी खामी के चलते दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है मुझे जी। तो मैंने कहा कि वो जो दर्शक ने जो बात बोली कि 10 पॉलीथीन इकट्ठा हो रही है, तो हम उनको कलेक्ट करने से अपने आप को स्वयं को रोक सकते थे। यहाँ पर ये हमारी भी मूलभूत जिम्मेदारी है मैम। कोई भी एक स्वच्छ इन्वायरमेंट, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार ही हमारे यहाँ आके, ये तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य है। मैं सरकार को बिल्कुल भी उसमें नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है या जो भी चीजें हैं, लेकिन सरकार से ज्यादा मुझे अपना स्वयं को समझ में आता है कि ये हम आम जनमानस की जिम्मेदारी है। मैं जब रास्ते से जाता हूँ तो मुझे पॉलीथीन मिल जाती है तो मैं कलेक्ट करता हूँ। मैं आपको बताऊं, लोग हंसते हैं कई बार, लोग नहीं समझने के लिए तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण की मूल अवधारणा और एक स्वच्छ पर्यावरण हम सबको कैसे मिले, इस पे हमको फोकस चाहिए। इसमें प्रशासन और आम जनमानस की एक मिली बिल्कुल आपसी भागीदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपके इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। एक दर्शक इसे भी जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण के ऊपर पर्यावरण विंद जो है आकर के खड़े हो जाते हैं। कब होते हैं? जब दिवाली दशहरा का त्योहार होता है। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार के ऊपर ना जाने क्यों इन लोगों के पेट में दर्द होता है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल का जो वो नेता है, जो परिवहन मंत्री, वो ये कह रहा है कि पटाखों के ऊपर जो है ना बैन लगना चाहिए। अरे भाई, साल में एक त्योहार आता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। और फिर साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने 100 ट्रक दिल्ली से डेली गाजियाबाद के टैच किए जाते हैं, जिसमें जो है ये मतलब दिल्ली वो यूपी में डाल रहा है। चंद्र प्रकाश जी, आप चाहते हैं कि पोल्यूशन, अगर साल में एक त्योहार आता है तो पटाखे बिल्कुल दिल खोल कर छुड़ाने चाहिए। बेशक इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कैसी जहरीली हवा हो रही है या धुएं के कुछ दुष्प्रभाव पड़ेंगे या नजर आएंगे, इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों, ईद आती है, बकरा ईद आती है, इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है ही नहीं चंद्र प्रकाश जी। इसमें हिंदू मुस्लिम और धर्म और मजहब का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपकी सेहत के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। आपकी सेहत, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं आप। अगर शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिलेगा तो आपका शरीर और स्वस्थ बेहतर रहेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाज़त नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया आपका भी पवन तिवारी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो प्रदूषण जिस तरीके से प्रदूषित होता जा रहा है माहौल, या जो जहरीली होती जा रही है हवा, उसको लेकर जिम्मेदार विभाग को भी जिम्मेदारी अपनी समझने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ व्यक्तिगत यानी कि आम जनमानस की भी सहभागिता उतनी ही ज़रूरी है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।